केमिकल काइनेटिक का जो वन शॉट सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक क्या है, एक ब्रांच है, जिस ब्रांच केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। उसी ब्रांच को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक। किसी भी रिएक्शन कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रेट कैसा है, कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड किस तरह से हो रही है, उसकी जो रिएक्शन का जो रेट है वो उसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इसी ब्रांच को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टर्म में हम निकालते हैं। देखो कोई एक रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि जो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है और जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होंगी तो वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। रेट हम किस तरह से निकालते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, तो इस तरह से निकालते हैं। रेट जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स होता है उसको हम माइनस निकालते हैं। रिएक्टेंट्स के लिए हम माइनस निकालते हैं, जैसे प्रोडक्ट के लिए वो होता है प्लस, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब जो यूनिट होता है रेट का वो किस तरह से होता है, तो यूनिट देखो ऊपर क्या है, मान लो रेट है, उसमें क्या है, चेंज ऑफ क्या होती है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन का चेंज उसको हम कहते हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो हम सिंपली मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने सिंपल देखा कि जो हमारा रिएक्टेंस है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंस की है कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसके किसके बीच का। तो देखो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस और यहाँ पे होगा हमारा टाइम। तो देखो क्या होता है, मान लो ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम पे इनिशियली हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मान लो कि 100 मोलर थी, मतलब 100 मोलर थी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तब कितनी थी, 0 थी। अब जब टाइम इंक्रीज होता होगा, टाइम इज इक्वल टू टी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। मान लो t इज इक्वल टू टी पे इस कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50 होगी, तो ये यहाँ से 50 रिमूव हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 50 मोलर। सो इस पे क्या हुआ, हमारा जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ भी देखो रिएक्टेंट्स का ग्राफ कैसा होगा कि एक कंसंट्रेशन होता है t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। उसी तरह अगर प्रोडक्ट का ग्राफ बनाऊंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो उसमें क्या होगा कि हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका ग्राफ होगा इस तरह से। तो ये बहुत, और इसी से हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि हमारा जो रेट होता है वो कैसा होता है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इन टर्म ऑफ रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस के अंदर हम माइनस साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो रिएक्टेंस है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो उसको नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डेल्टा पी डी पी अपन डी टी। इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए। अगर स्मॉल चेंज होता है तो हम डी टी और डी पी का यूज़ करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको एक रिएक्शन गिवन हो, उसके अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के टर्म में, तो आपको किस तरह से निकालते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इक्वल टू होता है हमारी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंस डी ए बाई डी टी, और अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है तो उसको हम कहाँ से डिवाइड कर देते हैं, और ये अगर रिएक्टेंस का है तो हम इसको माइनस साइन इंक्लूड करते हैं, इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, और देखो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है उसको कहाँ डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा रिएक्टेंस है तो इसकी साइन माइनस। ओके, अब देखो ये है आपका प्रोडक्ट, तो 1/4 डी सी बाई डी टी पॉजिटिव
इज इक्वल टू 1/5 डी डेल्टा डी पॉजिटिव अपन dt। देखो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन आपको कई बार एग्जाम में गिवन होती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है हेबर प्रोसेस के अंदर, उसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के चेंज में हमें फाइंड करनी है। जो अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, नाइट्रोजन N2 + H2 गिव्स NH3। अब देखो रिएक्शन तो हमने निकाल ली, बट अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको बैलेंस भी कर लिया। देखो अब क्या करना है, हमें इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन है वो क्या है, हमारा रिएक्टेंस है। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ N2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंक्लूड करना होगा dN2/dt। तो ये आपका आंसर आएगा सिंपली। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। देखो मान लो कोई रिएक्शन है AA + BB + CC + DD। तो देखो यहाँ पे जो स्मॉल लेटर में मैंने जो लिखा है वो है कोफिशिएंट्स, स्टोइशियोमेट्री ऑफ कोफिशिएंट्स, और ये जो लेटर्स है बिग लेटर्स वो है आपके मतलब रिएक्टेंस है, और ये है प्रोडक्ट्स। अगर आपको इसको सिंपली हमारा जो रेट इक्वेशन में लिखना होता है तो हम किस तरह से निकालते हैं, del dA/dt, और जो हमारा कोफिशिएंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और माइनस की साइन इंक्लूड करते हैं फॉर रिएक्टेंस, और -dB/dt, और ये जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस इसीलिए इंक्लूड हुआ क्योंकि रिएक्टेंस है। अब देखो यहाँ पे प्लस ये प्रोडक्ट है, तो 1/C dC/dt इज इक्वल टू 1/D dd/dt। अब एक दूसरा जो रेट होता है, जो कि हमने किस तरह से निकाल दे, जो हमारा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस। मतलब क्या होता है, पावर x और y। एक नया रेट, जो रेट का एक एक्सप्रेशन आया उसमें क्या कहा कि जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंस जो हमारे होते हैं उसकी कंसंट्रेशन की पावर x या y के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन के डिपेंड करता है। मान लो कोई रिएक्शन हमने अभी लिखी है AA + BB as gives CC और DD। अब देखो जो रेट है वो क्या हो रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A और B की पावर x और y। मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब उसकी पावर पे इफेक्ट कर रहा है कि उसकी पावर x होंगी और इसकी पावर y होंगी। देखो जो x और y है, अब x को क्या कहते हैं, x इज द ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो ऑर्डर होगा x होगा, और y इज ऑर्डर ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू b का, मतलब ये a का ऑर्डर है और ये b का ऑर्डर है। अब देखो इसको x + y होगा, वो क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ से एक और चीज़ निकलती है कि हमारा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a की पावर x और b की पावर y। तो ये देखो x और y पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो x और y है वो इसके स्टोइशियोमेट्री a और b हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब कि उसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती इसकी ऑर्डर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो x और y जो ऑर्डर आ रहा है x + y वो उसकी स्टोइशियोमेट्री a और b पे डिपेंड नहीं करती है फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो अब इसको सिंपली हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालेंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k इंक्लूड करेंगे जिसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। क्या कहने वाले हैं, इट्स कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। अब थोड़ी बात कर ले हम ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है कि हमारा जो रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर कितनी है। मान लो यहाँ पे रेट है, ये कोई A इज हमारा रिएक्टेंस है और उसकी कंसंट्रेशन N, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू है N। अब देखो जो हमारा ऑर्डर जो होता है ना
वो क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है, और वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शनल बहुत आईएमपी है, क्योंकि इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर कैसे कैसे हो सकते हैं, मतलब ज़ीरो ऑर्डर हो सकते हैं, ज़ीरोथ ऑर्डर हो सकती है किसी भी रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर हो सकती है, थर्ड ऑर्डर हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कोई रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड। देखो मान लो 1/2 ऑर्डर, मतलब कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन भी, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, फ्रैक्शनल भी होती है। और नेगेटिव -1th ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। मतलब कि अगर मैंने कोई रिएक्शन ली तो उसमें मैंने अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो हमारा रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब रेट क्या कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब वो उसके नेगेटिव में, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो होता है रेट कॉन्स्टेंट। रेट कांस्टेंट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं के से, और इस के की हमें क्या निकालनी होती है, यूनिट्स निकालनी। हमें पता होता है जो हमारा रेट होता है वो इक्वल होता है हमारी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर एन, मतलब nth ऑर्डर रिएक्शन है। और जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली इक्वल होता है के ए इंटू एन। दिस इज अ कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ के निकालना है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो रेट का जो यूनिट होता है वो अभी पिछले बार हमने निकाला था, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। और के का यूनिट हमें फाइंड करना है। जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर nth। तो देखो हम सिंपली के का यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर nth। तो यहाँ से जो निकला वो आया मोल लीटर इनवर्स डिवाइड बाय मोल लीटर इनवर्स की पावर n सेकेंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पे हम सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, where n is equal to order of रिएक्शन। अब देखो हर ऑर्डर के लिए हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मान लो अगर जीरो ऑर्डर है तो n इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारा जो k है उसकी यूनिट होंगी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। तो k की यूनिट आ जाएंगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर द जीरो ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो k हमने अभी पिछले पेज में निकाला, k की वैल्यू आई थी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इससे आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब देखो ये आ गया टर्म ज़ीरो, तो किसी की भी पावर जीरो हो जाएंगी 1, सो के की यूनिट हो जाएंगे सेकेंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी जो के की यूनिट होंगी वो होंगी सेकेंड इनवर्स। तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मतलब अगर n इज इक्वल टू n होंगी किसी के भी लिए, आप आराम से रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट निकाल सकते हो, सॉरी वैल्यू नहीं, n माइनस n सेकेंड इनवर्स। इस टर्म का यूज़ करके अगर आपको एग्जाम में पूछ ले n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑर्डर 2 निकालना है। ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको n इज इक्वल टू 2 निकालना पड़ेगा। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो k की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। अब इसको -1 है, मतलब ये लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलेक्युलरिटी।
ऑर्डर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए हम सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो पावर ऑफ रिएक्टेंस है उसका सम करते हैं, उसी को कहते हैं हम ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है फ्रैक्शनल होता है, जीरो होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। एक और चीज़ ये होती है कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं, हम कोई भी थियरिकल यहाँ पे थियरी यूज़ नहीं करते, जबकि जो मोलिकुलरिटी है वो हम थियरिकली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? मोलिकुलरिटी क्या होती है कि हमारे कितने कोलिजन होते हैं इन रिएक्शन के अंदर, तब हमारा प्रोडक्ट बनता है। मान लो A प्लस बी इज इक्वल टू P बन रहा है, तो इसके अंदर देखो एक A का मोलिक्यूल और एक B का मोलिक्यूल, ये दो मोलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड करके हमें प्रोडक्ट P बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोलिजन कितने हो रहे हैं, 2 कोलिजन हो रहे हैं, मतलब 2 मोलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो इसकी जो मोलिकुलरिटी होंगी वो बनेंगी 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये एकदम सिंपल था। अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में हो जाती है, फर्स्ट स्टेप में होती है, उसको बहुत सारे स्टेप नहीं होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उसमें मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन स्टेप आर इन्वॉल्व। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसके लिए हम डायरेक्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इजीली उसी के टर्म से निकाल सकते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर द स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से हम निकालते हैं। जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी से हम क्या कर, देखो यहाँ पे हम थोड़े जो मोलिकुलरिटी हमने अभी पीछे पढ़ी उसके जो एग्जाम्पल्स है उसको देखते हैं। तो मोलिकुलरिटी हमने देखी कि मोलिकुलरिटी पॉजिटिव होती है, मतलब या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 कभी भी नहीं हो सकती। मतलब मोलिकुलरिटी क्या होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर कितने रिएक्टेंट्स ऑफ मोलिक्यूल जो है वो कोलाइड करके हमें वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लो यूनिमोलिक्यूल है, मतलब कि ओनली हमारा वन रिएक्टेंस जो होता है वो क्या करता है आपस में, मतलब वो किसी से कोलाइड नहीं करता, वन मोलिक्यूल से ही हमें आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एग्जांपल में आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो यूनिमोलिकुलर है, तो आपको बहुत सारी रिएक्शन गिवन होंगे जिसके अंदर सिर्फ वन रिएक्टेंस से हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसी को हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। बाय मोलिक्यूल क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 मोलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं हमारे रिएक्टेंस में और हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो यहाँ पे 2 मोलिक्यूल कैसे, तो HI के 2 मोलिक्यूल्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड, तो हमें जो हमारी बाय मोलिकुलर है और इसकी मोलिकुलरिटी क्या होंगी, मोलिकुलरिटी होंगी 2, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होंगी 1, क्योंकि एक ही मोलिक्यूल क्या हो रहा है, कोलाइड तो नहीं होता है, आप मतलब वो ही आपके प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तीसरी होती है ट्राई मोलिक्यूल, इसके अंदर 3 मोलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है 2NO + O2 गिव्स NO2। देखो आपको यहाँ पे कोई भी मतलब कि आपके जो एग्जांपल्स है रिएक्शन है उसको याद करने की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यूनिमोलिक्यूल, बायमोलिक्यूल, ट्राईमोलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 मोलिक्यूल्स है, NO और O2, ये 3 आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड करके हमें एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये हमारा है ट्राई मोलिक्यूल, और इसमें जो मोलिकुलरिटी होंगी वो होंगी आपकी 3। ओके, अंडरस्टूड। ये जो थी वो कंप्लीट होने के बाद जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो देखो इसका डेरिवेशन करने पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको क्या आना चाहिए, हर ऑर्डर का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सारे के लिए आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
का जो ग्राफ है, ग्राफ आना चाहिए, उसके इक्वेशन आने चाहिए, उसकी थोड़ी थियरी भी आपको पता होनी चाहिए, उसके हाफ लाइफ टाइम का जो इक्वेशन होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो मान लो हम स्टार्ट करते हैं फॉर ज़ीरो ऑर्डर। तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, मान लो A गिव्स टू प्रोडक्ट P। तो इसके अंदर हम अगर रेट लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका K P और A की पावर 0। मतलब कि हमारा जो रेट है वो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A है उसकी 0 पावर में है, मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब हमारा रेट कंसंट्रेशन ऑफ A पे, मतलब हमारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ हम सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें जो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन आता है वो आता है AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है। सेकेंड इक्वेशन अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वो होता है A नोट माइनस AT इज इक्वल टू KT। और इसको ही सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो टाइम का इक्वेशन होता है, इस तरह से निकाल सकते। अब सारे टर्म को देखता हूं तो देखो A नोट क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो A नोट क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। AT क्या होती है, एट टाइम T पे जो कंसंट्रेशन है वो। K क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। और ज़ीरो ऑर्डर है तो इसका जो यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। और जो T है वो क्या होगा, टाइम। एट टाइम T पे जो हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो क्या होगी, 80 पे हमारी T टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन 80 होगी, वो ही टाइम आपको गिवन है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन गिवन होंगी, आपको इनिशियल गिवन होंगी, फाइनल गिवन होंगी, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको टाइम फाइंड आउट करना होगा, कभी कभी रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना हो सकता है। तो देखो इस इक्वेशन को किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मान लो जो AT है वो T टाइम पे है, आपको पता होना चाहिए। और A नोट होता है वो इनिशियल होता है। तो अब इनिशियल में हमारा जो रेट कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी में से कुछ माइनस करेंगे तो अब हमें T टाइम पे कंसंट्रेशन मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कोई T टाइम पे हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो हमारा जो इनिशियल है उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। मतलब इनिशियल जितनी तो नहीं होंगी, इनिशियल तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इनिशियल में से कुछ ना कुछ माइनस होता होगा। ओके। क्वेश्चन आता है फॉर हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या होती है, हाफ होती है। उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। मतलब अगर किसी भी कंसंट्रेशन है वो T इज इक्वल टू T हाफ पे क्या हो रही है, हाफ हो रही है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसी को हम कहेंगे T हाफ। और फॉर ज़ीरो ऑर्डर होगा A नोट बाई 2K। देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर के जो ग्राफ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला बात होती है रेट और कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होता है, हमें पता है जो रेट होता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर, रेट क्या होता है, के A नोट की पावर 0। मतलब हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हमारा रेट, तो ये क्या होगा, एकदम कॉन्स्टेंट ग्राफ होगा इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है AT और T का, मतलब हमने जो भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो निकाला, AT इज इक्वल टू क्या होगा, A नोट माइनस KT। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम सिंपली कर दे तो y इज इक्वल टू MX प्लस KC होता है। तो देखो इसका स्लोप होगा वो होगा माइनस K और इसका इंटरसेप्ट होगा A नोट। और ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिवली आएगा। इसका स्लोप आएगा माइनस K, इसका इंटरसेप्ट आएगा A नोट। तो ये सिंपली है जो आपको आना चाहिए। एक होता है T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ A की। तो देखो इसमें क्या होता है, जो T हाफ है वो क्या होगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A नोट के फॉर ज़ीरो ऑर्डर। तो T हाफ का जो हमने इक्वेशन निकाला A नोट बाई 2K होगा। तो इसमें क्या होगा, T हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नोट है, तो T हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ आएगा इस तरह से बढ़ता हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको आनी चाहिए थी। जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम निकालते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन।
देखो अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, सो मुझे तो जहाँ तक लगा है कि आपको इक्वेशन और सारी जो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू आती ही चाहिए, आपको इक्वेशन भी अभी तक पता ही होगा। देखो मान हम डायरेक्टली कहते हैं जो हमारा जो रेट होगा इसके अंदर वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस की पावर 1 के। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, और यहाँ पे जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट होंगी वो होंगी सेकेंड इनवर्स। ओके, तो देखो अब जो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। जो हमारी ई टी होंगी वो इक्वल होंगी ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस के टी। अगर आपको ये आता है, आपने ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स में या किसी में ये इक्वेशन पढ़ा होगा, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसके लिए हम जो टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन निकलती है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं वो आपके ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस के टी से निकलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, लोग लगा दो दोनों साइड, एल एन ए टी, मैंने दोनों साइड एल एन लगाया पहले, तो एल एन नेचुरल लॉग एन नोट माइनस, अब जो देखो इसका जो होगा वो आएगा मतलब ई रेस टू द पावर है तो इसका माइनस के टी, मतलब इसमें एल एन नहीं लगता क्योंकि ई है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, ई और एल एन मतलब 1 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को कह दो 1। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एल एन को लोग में कन्वर्ट कर दूंगा, तो लोग 80 बेस 10 में, तो 2.303 से हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाइड करेंगे ए नोट और माइनस के टी। अब हर जगह से हम क्या कर देते हैं, 2.3 से डिवाइड कर देते हैं, तो लोग 10 एन टी इज इक्वल टू लोग बेस 10 ए नोट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। यहाँ से ग्राफ भी आपको पूछ सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दो, यहाँ पे आपका जो y है वो हो जाएगा लोग बेस 10x, और जो हमारा जो x होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t, मतलब लोग ए नोट वर्सेज t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमारा स्लोप जो आएगा वो आएगा माइनस के अपॉन 2.303, और हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू आएगा लोग 10 ए नोट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक और इक्वेशन आईएमपी है जो है के टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट अपॉन ए टी। यहाँ पे ए नोट है वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के रेट के लिए, और ए टी है वो एट टाइम टी इज इक्वल टू जो कंसंट्रेशन है वो है। यहाँ से आपको किसी भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है के की या टाइम की या फिर भी कंसंट्रेशन की। तो देखो यहाँ से हम सिंपली इसको लोग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2.303 लोग 10 ए नोट डिवाइड बाई 80, और यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपॉन के लोग 10 ए नोट बाई 80। यहाँ से एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो होता है टी हाफ का, जिसको हम कहते हैं जब हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो कितनी होंगी, हाफ हो जाएंगी, उसी को हम कह देते हैं टी हाफ, मतलब टी 50% भी कभी कभार पूछ लेता है। तो उस फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा 0.693 डिवाइड बाई के जो होगा वो रेट कांस्टेंट होगा, और जो हमारे टी हाफ होती है वो किसी के भी ऊपर ए नोट पे डिपेंड ही नहीं करती, मतलब 0 ए नोट की पावर। एक और चीज़ आती है टी हाफ, तो जो टी हाफ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ की जो वैल्यू आती है वो आएगी 0.693 डिवाइड बाय के, मतलब जो हमारा टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए नोट। तो ये एक चीज़ आईएमपी थी आपके लिए। अब बात आती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी एक रिएक्शन होती है कि जिसके अंदर क्या होती है, सूडो है, मतलब वो ट्रूली क्या है, ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, बट हम इसे इंट्रोड्यूस इस तरह से हमें उसे देखते हैं इस तरह से कि वो हमें फर्स्ट ऑर्डर दिखती है, इसलिए हम उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मान लो कोई ए
बी के साथ रिएक्ट करके हम प्रोडक्ट पी बना रहा है। मान लो इस बी की जो कंसंट्रेशन है बी की, वो मान लो 1000 मोलर है और ए की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो अब क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 टाइम में। अब देखो T इज इक्वल टू टी टाइम में क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ से थोड़ी चेंज होगी, -1 मोलर से, मतलब मान लो 0.01 मोलर यहाँ से माइनस हो रही है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, यहाँ से चेंज होगी 0.01 मोलर, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा 0.01 मोलर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देखो अब जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है उसमें चेंज क्या आया, 100 में से अगर हमने 0.01 माइनस भी कर देंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन है नियरली इक्वल टू आ जाएंगी 0.9, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब कोई चेंज आया ही नहीं, मतलब वो नियरली इक्वल है 1000 के। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, मतलब कांस्टेंट ही रहती है, मतलब हमारी इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब स्मॉल चेंज आ रहा है। तो स्मॉल चेंज को हम क्या करते हैं, उसको ही कांस्टेंट रखते हैं, और जो हमारा रेट ऑफ इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो रेट है सिर्फ ए पे डिपेंड करेंगी, बी पे नहीं। ऐसे तो हमें लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए, दोनों पे डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन एक की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसकी स्मॉल चेंज पे उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमें रेट पे उसकी कंसंट्रेशन तरह मान लो ए प्लस बी प्लस पी, तो हमारा जो रेट होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होना चाहिए, ए और बी की जो कंसंट्रेशन है उसकी, मतलब मान लो ए और बी, ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, अब मैंने पीछे बताना भूल गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, जब भी आपको कभी दे दिया जाए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी जो स्टोइचियोमेट्री है उसी को इसके ऊपर मतलब ऐड कर दो, तो इसका जो ऑर्डर होगा उसी तरह हम इसकी स्टोइचियोमेट्री से ही फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी से हम निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा के ए और बी। अभी पिछले हमने देखा कि बी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। तो के और बी जो है वो एक कांस्टेंट बना देगा, एक नया कांस्टेंट बना देगा। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो ये के और बी मिला के कांस्टेंट बनेगा, उसको के डेस कह देंगे, और ए। तो देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, ए की कंसंट्रेशन ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो रिएक्शन है, और यहाँ पे हमें लग रहा था सेकेंड ऑर्डर होनी चाहिए, पर ये सेकेंड ऑर्डर होती नहीं है, क्योंकि ये बी है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसी वजह से हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर होती भी नहीं है, ट्रूली इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं किए जाते, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो होता है वो मैं लिखा दूं, तो वो होता है आपका एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है, आपका एस्टर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, CH3COO C2H5। जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ इन प्रेजेंट ऑफ H+ के, तो इसका हाइड्रोलिसिस होके हमें क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है और हमें अल्कोहल मिल जाता है, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होती है ना वो 55.55 मोलर होती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि इसकी कंसंट्रेशन अगर 1 लीटर के अंदर इसकी 55.55 मोलर होती है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन चेंज होती है ना रिएक्शन के अंदर वो बहुत ज़्यादा लेस चेंज होता है। तो इसका जो चेंज ऑफ H2O है वो इतना कम होता है कि इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आएगा के, हमारी जो इथाइल एसीटेट है और हमारा H2O, और यहाँ जो H2O होगा वो कांस्टेंट रहेगा के साथ, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली आ जाएगा के डेस CH3COCO2H2O इथाइल एसीटेट। तो ये आपका क्या होगा, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह से डिपेंड करता है, वो हमने किसने हमें दिया था, वो हमने दिया था आर्हेनियस इक्वेशन ने, आर्हेनियस ने दिया था। उसको ही हम पढ़ते हैं यहाँ पे
और आहरनियस इक्वेशन से भी बहुत बार आपकी नीट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आहरनियस इक्वेशन ने क्या प्रोड्यूस किया कि हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होता है, और वो के है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। मतलब के और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बट वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। उन दोनों का रिलेशन दिया था, बट हाँ वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बिल्कुल होते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो हम यहाँ से आहरनियस इक्वेशन निकालते हैं, वो होता है के ए ई दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये कुछ नई चीज आ गई। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं, ए को हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, या उसको आहरनियस फैक्टर भी कह सकते हैं, आहरनियस फैक्टर। तो जो ए है, ए को हम क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हैं, या तो आहरनियस फैक्टर कह सकते हैं, कि हमारा रेट कांस्टेंट है जो हमें पहले हमने पढ़ा था। जो हमारा ई ए होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज योर रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट नहीं होता, ये तो गैस कांस्टेंट हो गया मैंने आर देखा ना, रेट कांस्टेंट निकल गया। आर इज इक्वल टू 8.304 इंटू जूल केल्विन मोल इनवर्स, जो हमने कई बार गैसीय स्टेट में भी पढ़ा होगा। टेम्परेचर टी इज इक्वल टू योर टेम्परेचर। तो देखो ये थोड़ी चीज इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आती है आहरनियस इक्वेशन से, वो होता है k इज इक्वल टू ए ई दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो ये जो ई ए है, ई ए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं हम, रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एक्टिवेशन बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होंगी ना, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो हमारा जो रेट है वो स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि हमें एनर्जी कितनी सारी देनी पड़ेगी। देखो आहरनियस इक्वेशन के 2-3 फॉर्म जो होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसके ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। देखो k इज इक्वल टू ए ई द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये आपका आहरनियस इक्वेशन है, मैंने सिंपली लिख दिया। अब देखो हम दोनों साइड ln ले लेते हैं, तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस तरह से हमने ln लेके इक्वेशन निकाल दिया 1। अब देखो यहाँ से भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ln k वर्सेस 1/t का। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से नेगेटिव स्लोप आएगा, और इसमें आएगा स्लोप होगा माइनस ई ए बाई आर, और जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो होगा ln a। अब देखो इसको log 10 की बेस में हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 log k इज इक्वल टू log a 2.303 माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो अब डिवाइड कर देते हैं 2.303 बोथ साइड, तो देखो क्या आ जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो कुछ नहीं करना, अब इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, log k वर्सेस 1/t। देखो इसका स्लोप आएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, और इसका इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा log a। मान लो यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू गिवन है, मतलब दो रेट कांस्टेंट गिवन है, एक K1 है और K2। K1 है टेम्परेचर T1 पे, और K2 है एक टेम्परेचर T2 पे। देखो तो हम सिंपली इन दोनों को इसमें पुट करके हम इससे एक और इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, 2.303 RT1। अब देखो यहाँ पे जो A होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए वो मतलब वो चेंज नहीं होती। आहरनियस ने ऐसा कहा था कि वो चेंज नहीं होती है, वो सिंपली कांस्टेंट रहती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कांस्टेंट रेट कांस्टेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो log K2 के लिए जो होगा वो होगा log A माइनस ई ए बाई 2.303 RT2। अब देखो इसको सिंपली 1 माइनस 2 कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा log K2 माइनस log K1, ये दोनों चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो होगा वो होगा देखो माइनस ई ए
2.303 RT2 और माइनस प्लस ये 2.303 RT1। अब देखो इसको हमने लोग के प्रॉपर्टीज पता होते हैं, माइनस को जो होता है A1 ए लोग A माइनस लोग B क्या होता है, लोग A2 अपन A1। ओके, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके लोग की प्रॉपर्टी K2/K1। अब देखो इन दोनों में से क्या है, EA 2.303, R कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे पॉजिटिव 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये बहुत IMP इक्वेशन है, यहाँ से आपको कई बार एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपकी सारी केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। थोड़ा कुछ बचा होगा तो हम उसको, हमारा सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ देख लेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो PYQs क्वेश्चन आए हैं उसको, और थोड़ा जो बचा पार्ट है उसको भी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।